अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन ऑफिसर का टेस्ट होने वाला है 11 जून को। वो शेड्यूल हुआ था लेकिन पोस्टपोन हो गया, तो ऑब्वियसली जुलाई में फिर उसको शेड्यूल किया जाएगा, ये एक्सपेक्टेड है। तो सिलेबस में कहा गया था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 8 पढ़ना है, तो हम लोग पार्ट 1 एंड 2 ऑलरेडी कर चुके हैं। यू कैन चेक आउट इन माई वीडियो सेक्शन। तो आज हम करेंगे पार्ट 8 जो कि इलेक्शंस के हवाले से है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 8 है अबाउट इलेक्शंस। इसमें टोटल 2 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 में आपका आर्टिकल 213 से 221 तक डिस्कस किया गया है। उसके बाद फिर 222 से लेके 226 5 आर्टिकल्स जो हैं आपके चैप्टर 2 में डिस्कस किए गए हैं। इट इज़ वेरी इजी टू लर्न ऑल दीज। आपको बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता दूँगी या कुछ सेंटेंसेस इस तरह से बता दूँगी जिससे आपको ये सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। सो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट आर्टिकल ऑफ पार्ट 8 चैप्टर 1 विच इज़ 213। ये आपको लाजमी याद रखना है ये आर्टिकल्स, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट इलेक्शंस, राइट। तो आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर भी होता है। तो इसमें बेसिकली हमने ये डिस्कस आर्टिकल्स में ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर कैसे अपॉइंट होगा, कितनी मुद्दत के लिए अपॉइंट होगा, मेंबर्स कौन होंगे, उनकी अपॉइंटमेंट का प्रोसेस, फिर चीफ़ इलेक्शन कमीशन जो है वो कमीशन कैसे बनाया जाता है, कितने मेंबर्स पे मुश्तमिल होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारी डिटेल्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, सो 213 आर्टिकल में इट डील्स विद द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC। अच्छा, आपने इसमें ये याद रखना है, आर्टिकल याद रखना है कि आर्टिकल 213 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है। अब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट जो है प्रेसिडेंट करता है, आपने ये लाजमी याद रखना है। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाएगी और ये जो है स्पीकर इसको कॉन्स्टिट्यूट करेगा। आपने याद रखना है टोटल 12 सीट्स होती हैं और ये MCQs पास पेपर में भी आ चुका है कि इसमें 50% जो मेंबर्स होते हैं वो ट्रेजरी बेंचेस से लिए जाएंगे, 50% जो होंगे वो अपोजिशन पार्टी से लिए जाएंगे और 1/3 जो मेंबर होंगे वो सेनेट से लिए जाएंगे। ये भी MCQs है कि सेनेट से टोटल कितना फ्रैक्शन जो है पार्लियामेंट्री कमेटी में की फॉर्मेशन में मौजूद होता है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील दी जाएगी स्पीकर की तरफ से। टोटल सीट्स उसमें 12 होती हैं। 50% ट्रेजरी बेंचेस से आएंगे लोग, 50% अपोजिशन पार्टी से और 1/3 आपका सेनेट से होगा। अब जी हाँ, अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट हो गई आर्टिकल 213 को मद्देनज़र रखते हुए। अब जाहिर सी बात है, आपने इस तरह से याद रखना है कि जब एक बंदे की अपॉइंटमेंट होती है तो फिर वो ओथ भी लेता है आके। तो 213 के बाद 214 है जो कि ओथ को डिस्क्राइब करता है कि ओथ कैसे ली जाएगी, उसको डिफ़ाइन किया गया है 3rd शेड्यूल में। कमिश्नर जो है ओथ लेगा प्रेसिडेंट से और मेंबर्स जो है ओथ लेंगे कमिश्नर से। तो 213 में आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया, 214 में उसका ओथ लेने का प्रोसेस है। फिर हम आ जाते हैं आर्टिकल 215 पे। अब जाहिर सी बात है, एक बंदे को आपने अपॉइंट किया, उसने ओथ ली, तो जाहिर सी बात है उसका टर्म ऑफ ऑफिस यानी उसके ऑफिस की मुद्दत कितनी होगी वो भी आप उनको ज़रूर बताएंगे। तो टोटल 5 ईयर्स की मुद्दत होती है कमिश्नर के टर्म ऑफ ऑफिस जो है। उसके अलावा जो मेंबर्स होते हैं, 4 मेंबर्स हैं। आगे चल के हम दूसरे आर्टिकल में पढ़ेंगे कि ये जो मेंबर्स हैं ये मेंबर्स कौन होंगे और कहाँ से इनको सेलेक्ट किया जाता है। तो आपके जो 2 मेंबर्स होते हैं, अब टर्म्स ऑफ ऑफिस में हमने कमिश्नर की भी टर्म बताई हुई है और मेंबर्स की भी टर्म बताई हुई है। जो 2 मेंबर्स हैं वो शुरू के 5 साल में रिटायर कर दिए जाएंगे और उनको रिटायर ये डिसीजन जो लेगा वो कमीशन लेगा। उसके अलावा फिर 2 मेंबर्स जो हैं वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में रिटायर होंगे। अब रिटायरमेंट के बाद उनकी ऑब्वियसली जगह जो है वो वैकेंसी होगी, तो उसको फिल करने का जो मुद्दत है 1.5 मंथ्स है यानी 45 डेज़ है। ये भी MCQ से, ये जस्ट कीप इट इन योर माइंड। उसके बाद अगर कोई रिज़ाइन करता है तो रिजिग्नेशन विल बी हैंड एड्रेस्ड टू प्रेसिडेंट। उसके अलावा कमिश्नर और मेंबर अगर उनको ऑफिस से रिमूव करना है तो उसका तरीक़ेकार क्या है और किन बुनियादों पे कमिश्नर को या मेंबर को रिमूव करते हैं आप ऑफिस से, वो आर्टिकल 209 में बयान किया गया है।
ठीक हो गया। तो मैं फिर से इसको समराइज़ कर देती हूँ कि आर्टिकल 213 में आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको आपने पढ़ा, उसके बाद उनकी अपॉइंटमेंट हो गई तो आपने उसके ओथ का प्रोसेस 214 में डिस्कस किया गया है। फिर आर्टिकल 215 में उसकी टर्म ऑफ ऑफिस डिस्कस की गई है। और अगर आप किसी को रिमूव करते हैं ऑफिस से, यानी रिटायर हो जाए बंदा, तो 45 डेज़ के अंदर उसकी वैकेंसी फिल करनी होती है। और अगर आपने किसी को रिमूव किया है तो वो उसका तरीक़ेकार क्या है और किस बुनियाद पे उसको रिमूव किया जाएगा ऑफिस से, तो आर्टिकल 209 में डिफ़ाइन किया गया है। अब हम आ जाते हैं 216 को, इसको आप अलग से याद कर लें कि नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कमिश्नर और मेंबर कैन नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 2 years आफ्टर ही हैज़ सीज्ड टू होल्ड दैट ऑफिस। आसान अल्फाज में कि कोई भी मेंबर या कमिश्नर कैन नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अपनी सर्विस के दौरान। फिर हम आ जाते हैं आर्टिकल 217 पे। अच्छा, 217 में एक्टिंग कमिश्नर। एक्टिंग कमिश्नर क्या होता है कि जब आपका कमिश्नर की अदम मौजूदगी में किसी भी सीनियर मोस्ट मेंबर को कमिश्नर की चार्ज दे दी जाती है और वो कमिश्नर की तरह एक्ट करता है, तो आपसे एमसीक्यूज़ ये पूछा जा सकता है। दो इसमें से एमसीक्यूज़ बनेंगे कि कौन से आर्टिकल में ये लिखा है, एक्टिंग कमिश्नर के हवाला दे के आपसे आर्टिकल पूछ लिया जाएगा, तो वो है 217। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि कमिश्नर के अदम मौजूदगी में कौन जो है कमिश्नर के फ़राइज़ सरअंजाम देगा, तो वो कोई भी सीनियर मेंबर होगा। ठीक हो गया। उसके बाद अच्छा, आप इस तरह से भी हो सकता है एक्टिंग कमिश्नर आप देखकर, और पहला ऑप्शन 213 का हो, आर्टिकल 213 का, जिसमें अभी आप पढ़ के आए कि कमिश्नर की अपॉइंटमेंट, तो आप फ़ौरन से 213 मत लगा दीजिएगा। एक्टिंग कमिश्नर का आपने एक्टिंग टर्म याद रखनी है। इसका मतलब कमिश्नर की अदम मौजूदगी में कोई सीनियर मेंबर आके उसके फ़राइज़ अंजाम देगा, तो ही इज़ नोन एज एक्टिंग कमिश्नर। फिर आर्टिकल 218 पे आ जाते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से है कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर कौन कौन होंगे और वो कैसे बनती है और मेंबर कहाँ से अपॉइंट किए जाएंगे। तो एक तो आपका आर्टिकल 213 था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के हवाले से। फिर 5 उसमें प्लस कर लें तो 218 ये आपका इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि वो उसके बनाने का प्रोसेस, उसके मेंबर्स एंड एवरीथिंग, ये सारा इसमें डिस्कस होगा। तो मेकिंग परमानेंट इलेक्शन कमीशन विच विल कंडक्ट इलेक्शंस, ये आर्टिकल 218 में लिखा है। मेंबर्स ऑफ द कमीशन कौन कौन होंगे। अब आपने 218 आर्टिकल में लिखा है कि आपने इलेक्शन कमीशन बना दिया। अब उसमें मेंबर कौन कौन होंगे, एक आपका कमिश्नर होगा और एक मेंबर हर प्रोविंस से होगा। तो आपकी 4 प्रोविंस, तो टोटल 4 मेंबर्स ईच फ्रॉम एवरी प्रोविंस एंड प्लस 1 कमिश्नर, तो टोटल 5 हो गए। अब ये जो आप मेंबर सेलेक्ट करेंगे हर प्रोविंस से, वो कौन होंगे, सीनियर सिविल सर्वेंट होगा या ब्यूरोक्रेट, जज होगा हाई कोर्ट का या टेक्नोक्रेट होगा, उनको आप एज अ मेंबर अपॉइंट कर सकते हैं। टेक्नोक्रेट कौन होता है, वो बंदा जिसको 20 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में उसको महारत हासिल हो विद 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये भी एक एमसीक्यूज़ है। एज शुड नॉट एक्सीड 65 ईयर्स। किसी भी मेंबर जो आप अपॉइंट करने जा रहे हैं उसकी एज 65 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब 218 आपने पढ़ लिया। 218 के बाद 219 आपने कमीशन बना दी। जाहिर सी बात है कमीशन की कुछ ड्यूटीज़ भी होंगी, वो 219 में डिस्कस की गई हैं। आपने सीक्वेंस में याद करना है सारे आर्टिकल्स को, ताकि आप एक दूसरे से लिंक करते हुए याद करेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। 218 में आपने कमीशन बनाई, अब जाहिर सी बात है उसकी ड्यूटीज़ भी कुछ होंगी, तो 219 में ड्यूटीज़ ऑफ कमीशन डिफाइंड है। उसके बाद फिर 220 में अब ड्यूटीज़ हैं, तो ड्यूटीज़ के लिए उनको कुछ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ की असिस्टेंस की भी ज़रूरत होगी। तो वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ पुलिस, रेंजर्स, आर्मी, एजेंसीज इन द फेडरेशन एंड प्रोविंसेस असिस्ट कमिश्नर इन इलेक्शन कमीशन। आपने 218 में इलेक्शन कमीशन तश्कील दी, 219 में उसकी ड्यूटीज़ बताई, 220 में आपने ये बताया कि उनको अपने फ़राइज़ सरअंजाम देने के लिए अगर किसी की असिस्टेंस की ज़रूरत है, लाइक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़, और वो कौन कौन होंगी, आपकी फेडरेशन से भी होंगी और प्रोविंस से भी। फिर लास्ट में आता है 221, ये आपका पार्ट 8 का चैप्टर 1 का आखिरी आर्टिकल है 221। इसमें आपको बताता है, ये एमसीक्यू भी आ चुका है, कि पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड्स द इलेक्शन कमीशन विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट
मेक रूल्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ एम्प्लॉयड इन इलेक्शन कमीशन बहुत से ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती भी करता है, बहुत से ऑफिसर्स की तैनाती और अपॉइंटमेंट भी करता है। तो ये आर्टिकल 221 में एक्सप्लेन किया गया है। तो आपका जो चैप्टर 1 था वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के हवाले से था। 213 चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट, 214 उसके ओथ के हवाले से, 215 उनके टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या होगी, 216 नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, 217 एक्टिंग कमिश्नर के हवाले से है, 218 इलेक्शन कमीशन की तश्कील देने के हवाले से और उसमें मेंबर्स कौन कौन होंगे, 219 ड्यूटीज़ ऑफ कमीशन, 220 एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ कौन कौन सी होंगी जो कि कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करेंगी, और 221 में कि इलेक्शन कमिश्नर जो है या इलेक्शन कमीशन जो है वो अपॉइंटमेंट करता है ऑफिसर्स की एंड एम्प्लॉयज़ की। अब चैप्टर 2 में फिर 5 आर्टिकल्स हैं, जल्दी से उसको आप देख लें। चैप्टर 2 पार्ट 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्टोरल लॉज एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। आर्टिकल 222 में इलेक्शंस लॉज के हवाले से जिक्र है। 223 में बार अगेंस्ट डबल मेंबरशिप आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक असेंबली के मेंबर हैं नेशनल असेंबली के, तो फिर आप प्रोविंशियल असेंबली की मेंबरशिप नहीं ले सकते। 2 मेंबरशिप आपकी एक साथ नहीं होगी। फिर हो गया जी आपका 224 टाइम ऑफ इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन, और उसमें फिर आपका 224A रेजोल्यूशन बाय कमेटी और इलेक्शन कमीशन। फिर आपका 225 में इलेक्शन डिस्प्यूट के हवाले से बताया गया है, और 226 में सीक्रेट बैलेट के हवाले से जिक्र है। ये आप याद रख लीजिएगा, 226 में सीक्रेट बैलेट। तो ये था आपका चैप्टर 1 एंड 2 पार्ट 8 में 213 से लेके 226 तक इसके जो आर्टिकल्स हैं वो आपने देख लिए। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। Thank you so much. Allah Hafiz.